गर्भवती आरती हाथों में खाना लिए तपती धूप में आम के बगीचे में जाती है जहां उसका पति जमीन पर पड़े आम उठा रहा होता है। अरे आ गई आरती तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज लेट कैसे हो गई? आप तो जानते हैं माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से जेठानी जी हर छोटी बड़ी बात पर लड़ती हैं। उन्हीं की वजह से लेट हो गई। खुद तो सारा दिन एसी वाले रूम में बैठकर आराम करती है और मुझसे नौकरों की तरह 4 मंजिल का काम करवाती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। घर में बंटवारा हो जाए तो ही अच्छा है। आरती की बातें सुन मोहन उदास हो जाता है। कुछ देर बाद जब आरती घर जाती है तो उसकी जेठानी उससे लड़ना शुरू कर देती है। आ गई महारानी अपने पति को खाना देकर। घर में सिर्फ पति की ही परवाह है, हमारी नहीं। तुमने 4 मंजिल की सफाई तो कर दी, सिवाय मेरे कमरे के। बहू तू हर वक्त छोटी बहू पर क्यों नाराज होती है? माना कि वो गरीब घर से है पर नौकरानी तो नहीं, ये घर उसका भी है। बेचारी ऐसी हालत में भी पूरे दिन काम करती है। अगर तू अपने कमरे की सफाई खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी विक्रांत यहाँ नहीं रहते, इसलिए आप इसके साथ रहती है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे कमरे में आओ और सफाई करो। भूलो मत मैं तुमसे बड़ी हूँ। अंजलि अपनी सास की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती आरती को सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जाती है और अपने कमरे की सफाई करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब मोहन आम के बाग को जा रहा होता है तो आरती एक हाथ में मैंगो शेक का गिलास और दूसरे में ग्लूकॉन डी की बोतल लेकर उसे रोक कर कहती है, मोहन जी मैंने आपके लिए मैंगो शेक बनाया है, वो पी के जाना। बाहर बहुत गर्मी है। आप ये ग्लूकॉन डी लेकर भी जाना। वहाँ काम करते हुए पीते रहना, पानी की कमी नहीं होगी। अरे वाह, पति की इतनी परवाह की। सुबह सुबह मैंगो शेक दिया जा रहा है और रास्ते के लिए ग्लूकॉन डी। पर मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा था ना मेरे लिए राजमा चावल बनाना, पर तुमने क्या बना कर रखा? कढ़ी चावल। दीदी राजमा चावल के लिए आपको एक दिन पहले ही बताना चाहिए था। सुबह सुबह राजमा चावल कैसी बनाती? ठीक है, वैसे ही जैसे अपने पति के लिए मैंगो शेक और कढ़ी चावल बनाया। बस भाभी बहुत हो गया। अगर आपको राजमा चावल खाने हैं तो आप अपने लिए खुद बनाइए। मेरी बीवी आपकी नौकरानी नहीं है। मोहन बेटा शांत हो जा। माँ अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। अब तो घर में बंटवारा होगा ताकि भाभी हमें चैन से जीने दे। उस दिन अंजलि खाने के पीछे इतना कलेश करती है कि न चाहते हुए भी आशा को बंटवारा करना पड़ता है। बड़ी बहू मैंने तुझे आम का बाग भी दिखा दिया। अब तुम दोनों फैसला करके बताओ किसे क्या चाहिए। बताना क्या है माँ जी? 4 मंजिल का घर मैं रखूंगी, आप इन गरीबों को आम का बाग दे दीजिए। मैं आम के बाग में नहीं रह सकती। ये आप मेरी प्यारी देवरानी और देवर को दे दो। वैसे भी देवर जी ज्यादा समय यहीं रहते हैं। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी सारा दिन यहीं रहता हूँ। मैं और आरती अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ माँ जी, मुझे इस आम के बाग में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप दे दीजिए जेठानी जी को वो 4 मंजिल का ससुराल। इस तरह बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद मोहन सारा सामान लेकर आरती को लेकर आम के बाग में जाता है जहां दोनों पति पत्नी मिलकर अपने छोटे से घर की सफाई करते हैं और देखते हैं कि घर की खिड़की से एक आम की शाखा घर में आ रही है। अरे ये शाखा भी अंदर आ रही है, चींटियां भी हैं। इसको बाद में देखता हूं। आरती तुम गर्भवती हो, तुम इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। मैं इधर से सारे आम हटा दूंगा और इधर सोने की जगह बना दूंगा। हाँ मोहन जी हमारा घर तो इतना छोटा है, रसोई किधर बनाएं? आरती जब तक कुछ दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता हमें घर के बाहर ही रसोई करनी होगी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर साफ कर लेते हैं और आम की पेटी एक तरफ कर लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन बाग में जाकर आम तोड़ने लगता है और आरती घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है। कितनी गर्मी लग रही है। शाम हो गई फिर भी धूप नहीं गई। मुझे तो माँ जी की भी चिंता हो रही है। माँ की फिक्र तो मुझे भी हो रही है। बस मेरा काम खत्म हुआ, अब घर में बैठकर आम की पेटियां बनाऊंगा ताकि कल उन्हें बेचने के लिए जा सकूं। और उन चींटियों का भी जुगाड़ कर दिया है मैंने। अब इस तरह दोनों गरीब पति पत्नी अपने घर में बैठकर आम की पेटियां तैयार करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर गर्मी बहुत थी तो वो फर्श पर पानी डालते हैं और दरवाजे पर गीली साड़ी लगाकर आराम से सोते हैं। पर अगले दिन आरती को उठने में देर हो जाती है तो अगले दिन उसे धूप में खाना बनाना पड़ता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो जल्दी उठकर उल्टी करने जाती है। आरती तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आराम करूंगी तो माँ जी के लिए खाना कौन लेकर जाएगा? और आपके साथ आम का बाग भी तो साफ करना है। कितने सारे काम हैं अभी। ये लो पानी पियो और बस अभी आराम करो, मैं सारे काम कर लूंगा। गर्मी में परेशान मोहन अपनी बीवी को आराम करने देता है और खुद बैठकर खाना बनाता है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के लिए खाना पैक करता है और आरती मोहन से कहती है,
आप रहने दीजिए, जाकर आम तोड़ लीजिए, अब मेरी तबीयत ठीक है। खाना मैं ले जाती हूँ माँ जी के लिए। आरती के काफी बोलने पर मोहन उसे इतनी गर्मी में अपनी माँ से मिलने जाने देता है और खुद डंडी से आम तोड़ने लगता है। तो वहीं आरती अपनी सास को खाना देकर आती है। समय बीतता है और जहां आरती अपने पति के साथ आम के बाग में गर्मी और धूप से परेशान अपने दिन काट रही होती है, तो वहीं आलसी और कामचोर अंजलि अपनी सास को हर वक्त ताने देती है। ऐसे ही सीढ़ियों से सास उतर रही थी तो वहीं सोफे पर बैठी अंजलि KFC खा रही होती है और आसपास ऑनलाइन खाने के डिब्बे पड़े होते हैं। बहू, जब से आरती बहू गई है घर तो कबाड़ खाना हो गया है। तू तो बस बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है और एसी में आराम करती है। मैं बुढ़िया 4 मंजिल आखिर कितना साफ करूंगी? पिछले 1 हफ्ते से घर साफ नहीं किया। क्या बात है? माँ जी के जाने के बाद भी हर समय आप बस अपनी छोटी गरीब बहू के ही गुण गाती हैं। अरे इतना ही प्यार था उससे तो उसके साथ चली जाती ना। और रही घर के कामों की बात, नौकरानी ढूंढ रही हूँ और आपका खाना आपकी बहू लेकर आ रही है ना, फिर क्यों इतना मुंह बना रही हैं आप? अंजलि अपनी सास को ताने देने के साथ सारे गंदे बर्तन और रैपर वहीं जमीन पर गिराकर चली जाती है, जिसे बेचारी आशा उठाती है और खुद सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में AC चलाकर बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन 3 मंजिल की सीढ़ियों से उठकर अंजलि नीचे आती है। अरे माँ जी, अपने कमरे की सफाई कर रही हो तो मेरे भी कमरे की थोड़ी कर दो। मेरा भी कमरा गंदा हो रहा है। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई सफाई नहीं कर पाऊंगी। तू जरा रसोई से मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना कर ले आ। क्या इतनी गर्मी में मैं नींबू पानी बना कर लाऊं? आपके लिए? मेरे बस की नहीं है। आपकी जब वो गरीब बहू आपको खाना देने आएगी तो उसी से कह देना। इतना बोलकर जैसे अंजलि वहां से जाने लगती है, वो देखती है कि आशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देख अंजलि डर जाती है और तभी वहां आरती आती है और जल्दी से खाना टेबल पर रख रसोई से पानी लेकर आती है और अपनी सास के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ऐसे ही आपकी तबीयत खराब रहती है। क्या जरूरत है आपको इतना काम करने की? बहू, अब तू तो है नहीं इस 4 मंजिल के घर में और ये काम चोर कुछ करती नहीं। क्या करूं? खुद सीढ़ियां चढ़ती उतरती और काम करती हूँ। माँ जी, हमेशा तो आप अपनी गरीब बहू की तारीफ करती हो, तो चली जाओ ना इसी के साथ। क्यों मेरे साथ रह रही हो? मैं खुश हूँ इस गंदगी में। अपनी सास को ले जाओ अपने साथ, मुझे नहीं रखना इन्हें। गलती करी मैंने ये सोचकर कि तेरा पति यहाँ नहीं है, तू अकेले कैसे रहेगी 4 मंजिल के घर में, इसीलिए मैं यहाँ रह गई। पर मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चल बहू। उस दिन आशा दुखी होकर आरती के साथ उसके आम के बाग घर आ जाती है, जहां अब एक वक्त का खाना गर्मी में आरती बनाती तो वहीं दूसरे वक्त का खाना आशा। और कई बार जब आशा खाना बना रही होती तो आरती बैठकर पेटी में आम भरती और मोहन पेड़ से आम तोड़ कर लाता। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द विक्रांत घर आ जाता है और सभी के कमरे में एक एक करके जाकर ढूंढता है। अंजलि, सब कहाँ गए? घर में कोई नजर नहीं आ रहा है और घर इतना गंदा क्यों है? आप यहाँ नहीं थे इसीलिए आपको कुछ नहीं पता। वो गरीब आरती पता नहीं खुद को क्या समझती थी। महारानी खुद अलग हो गई तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं अपने 4 मंजिल का मकान नहीं छोड़ने वाली। बंटवारा तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ आम के बाग में। और उनके पीछे माँ जी भी चली गई। तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना मोहन की बीवी गर्भवती है, बाहर इतनी गर्मी है, पर तुमने उन्हें हिस्से में आम का बाग दे दिया। अरे 4 मंजिल का मकान था तो 2 मंजिल उसे दे देती बंटवारे में। तुम्हें बहुत शौक है ना इस 4 मंजिल के घर में रहने का। तुम खुद रहो इस 4 मंजिल घर में, जहां मेरी माँ और मेरा परिवार रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगा। इतना बोलकर विक्रांत अंजलि को वहीं छोड़कर तपती धूप में 4 मंजिल की सीढ़ियां उतरकर आम के बाग में जाता है और मोहन के साथ रहने लगता है। अब घर में अंजलि अकेली थी, उसका कमरा काफी गंदा हो चुका था, तो अब वो सास के कमरे में जाती है, जहां रोज वो बाहर का खाना खाती और रैपर वहीं छोड़ देती। इस तरह 4 मंजिल के कमरे उसने गंदे कर दिए थे, जिसके चलते रोज बाहर का खाना मंगवा कर खाने की वजह से और एसी में बैठने की वजह से अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे वो बेड से उठती है उसे चक्कर आने लगते हैं। मैंने बंटवारे में अपनी गरीब देवरानी को आम का बाग दे दिया और खुद 4 मंजिल का घर रख लिया। पर मैं इस 4 मंजिल घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। जब आरती मेरे साथ रहा करती थी और मुझे हल्का सा जुकाम हो जाता तो वो सारी रात मेरे पास बैठा करती थी, मेरी सेवा करती थी। पर फिर भी मैंने उसे हमेशा भला बुरा ही कहा। माँ जी ने भी मुझे समझाया, मैंने उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। शायद इसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। पर अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं आज ही जाऊंगी और मैं सबसे माफी मांग के उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी।
अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोती हुई अपने 4 मंजिल के मकान से बाहर आती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उन सभी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, जहां सभी आम के बाग में खाना खा रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईंट पत्थर से तो मकान बनता है, घर तो तब बनता है जब अपने साथ होते। इस गर्मी में आप लोग कैसे रह रहे हैं? मैं आप लोगों को और आम के बाग में नहीं रहने दूंगी। आप सब मेरे साथ चलिए, नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। अंजलि के माफी मांगने पर सब उसे माफ कर देते हैं और अपने 4 मंजिल के घर में जाते हैं, जहां आरती एक बहुत ही प्यारे से बच्ची को जन्म देती है और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। अच्छा हुआ बच्चों जो इस गर्मी में तुम लोग गांव आ गए। दादी, अब हम गांव आए हैं तो आप हमें घुमाने ले चलोगे ना? माँ जी, आपको क्या बताऊं, घूमने की वजह से आए हैं ये बच्चे गांव, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना बोल अमीर शांति अपने बहू, बेटे, पोता पोती को अंदर ले जाती है और एसी चलाकर पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता है। तो वहीं कुछ ही देर में शोभा के बहू बेटे भी अपने बच्चों के साथ आते हैं। दादी, पिछली बार जब हम गांव आए थे तो आपने हमें कहीं नहीं घुमाया, पर इस बार आप हमें अच्छी जगह घुमाना। माँ जी, बच्चे आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। चलिए मैं खाना बनाने में आपकी मदद करवा देती हूँ, वैसे भी बच्चे थक गए हैं। इतना बोलकर शीतल और शोभा खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और अगली सुबह बच्चे जल्दी से नहाकर तैयार हो जाते हैं और शीतल भी अपनी सास के साथ थोड़े से पराठे और एक बोतल में पानी और लस्सी पैक कर देती है, जिसे लेकर बच्चे घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने वाला पड़ोसी पूरा परिवार बीच वाले कपड़े पहनकर, आंखों पर चश्मा लगाकर, हाथों में छाता और खाने का सामान लिए गाड़ी के पास खड़े हैं। अरे विकास भाई, अपने बेटे और पोता पोती के साथ कहाँ जा रहे हो? खेती करने? देखो हम तो चले आज समंदर के पास मजे करने। अरे विशाल, नहीं भाई, मैं भी बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूँ। बच्चे इतनी दूर से इस गर्मी की छुट्टी में गांव घूमने आए हैं। अजी, आप भी ना किससे बात करने में लग गए। वो गरीब क्या ही कहीं गर्मी की छुट्टी में बच्चों को घुमाने ले जा पाएगा। विशाल अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ ही देर में वो लोग समंदर के पास पहुंचते हैं, जहां वो रेत पर चटाई बिछाते हैं और बड़ा सा छाता खोल देते हैं। पूरा परिवार उस छाते के नीचे बैठता है और निशा सबके लिए खाना लगाती है। बच्चों, बहुत खेल लिया पानी से, अब यहाँ आकर थोड़ा छांव में बैठ जाओ, फ्रूट चाट और लस्सी पी लो, गर्मी बहुत है। जहां अमीर परिवार समंदर के पास बैठकर एंजॉय कर रहा था, महंगी महंगी चीजें खा रहा था, तो वहीं गरीब विकास और राहुल बच्चों को खेत घुमाता है। पापा, मैं तो थक गया, कितनी धूप हो रही है, मुझे नहीं घूमना और खेत। मुझे राजू पिंकी की तरह समुद्र के पास जाना है। बच्चों, समुद्र के पास जाना सही नहीं है, हम तुम्हें फिर कभी समंदर के पास ले चलेंगे। पर पापा, यहाँ बहुत धूप लग रही है, अब घर चलो, मैं थक गई हूँ। बच्चे धूप और गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं कि घर जाने की जिद करते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी राहुल और विकास बच्चों के साथ घर आते हैं। और तभी विशाल भी अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी से आता है और उनके सामने गाड़ी रोककर पूरा परिवार गाड़ी से बाहर निकलता है और बच्चे हंसते खेलते बात करते हुए घर में जाते हैं। आज समुद्र के पास कितना मजा आया ना। हम फिर से कल समुद्र के पास जाएंगे और कल तो मैं अपने लिए स्विमिंग ट्यूब भी लेकर जाऊंगी। वो लोग समुद्र के किनारे से होकर आए हैं, कितने खुश लग रहे, कितना मजा किया होगा उन्होंने। इतना बोलकर गोलू और विधि नाराज होकर घर में चले जाते हैं। वहीं राजू और रिंकी भी हंसी खुशी अपने घर जाते हैं और ये सब देख शांति और विशाल गरीब विकास और राहुल से कहते हैं, अरे भाई, ये क्या तुमने मासूम बच्चों का दिल तोड़ दिया भाई। घुमाने ही ले गए थे तो कहीं दूर ले जाते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, उनके पास हमारी तरह गाड़ी पैसा नहीं जो इस गर्मी में कहीं दूर जा सके। इंसल्ट करके अमीर परिवार अंदर चला जाता है, पर विकास और राहुल को ये बात बुरी लगती है और वो सारी बात अपनी बीवियों को बताते हैं। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो अमीर है तो क्या कुछ भी कहेंगे? सारी गलतियाँ आपकी है जी। क्या जरूरत थी इतनी धूप में बच्चों को खेत ले जाने की? आम के बगीचे में ले जाते, खेत के पास एक छोटा सा आम का बगीचा है, वहाँ बच्चे थोड़ी देर बैठ जाते तो उन्हें अच्छा लगता। हाँ पापा जी, मेरे बच्चों को तो वैसे भी बगीचा बहुत पसंद है। कल मैं उनके लिए लस्सी और आलू के पराठे बना दूंगी, उन्हें बहुत पसंद है। मैं तो कहता हूँ माँ, आप और शीतल भी चलना, ज्यादा मजा आएगा। एक बार फिर वो लोग बाहर जाने का प्लान करते हैं और इस बार पूरा परिवार सुबह जल्दी उठकर खाने में आलू का पराठा, अचार और लस्सी रखते हैं और पिकनिक मनाने के लिए घर से निकलते हैं। तभी अमीर परिवार की नजर उन पर पड़ती है और एक बार फिर वो उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अरे गरीबों का काफिला फिर से कहाँ चला? आज तो पूरा परिवार चल रहा है। कहीं दूर जाने का इरादा है क्या? और इस पोटली में क्या है? हम दूर जाए या पास तुमसे मतलब,
तुम समुद्र के पास जा रही हो अपना पिकनिक मनाने, आराम से जाते क्यों नहीं? चलिए माँ जी, दूसरों की बात पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। इस गरीब मजदूर की बीवी को तो देख जरा कितनी अकड़ है। चलो बहू, गाड़ी में बैठते हैं। एक बार फिर दोनों परिवार पिकनिक मनाने के लिए एक आम के बगीचे तो दूसरा परिवार समंदर के पास जाता है, जहाँ बच्चे कभी समंदर के अंदर जाते तो कभी समंदर की लहरों से खेलते और कई बार तो वो समुद्र के किनारे बैठकर रेत का घर बनाते हैं। माँ देखो, मैंने रिंकी से अच्छा घर बनाया है। भले ही तूने मेरे से अच्छा घर बनाया, पर तू मेरे जितना अच्छा तैर नहीं पाएगा। पापा, आप मेरी स्विमिंग ट्यूब निकालो। अब बताती हूँ मैं इस राजू के बच्चे को। स्विमिंग ट्यूब पहनकर रिंकी पानी के अंदर चली जाती है और इस तरह दोनों बच्चे काफी मजे करते हैं। पर धूप ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में उन्हें गर्मी लगने लगती है और प्यास से तड़पने लगते हैं। माँ बहुत प्यास लग रही है, पानी दो। बेटा पानी तो खत्म हो गया, तुम गन्ने का जूस पी लो। मुझे नहीं पीना, प्यास लग रही है, पानी चाहिए या फिर घर चलो, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ बच्चों, घर चलो, धूप बढ़ती जा रही है। घर जाकर पहले नहाएंगे, फिर कुछ अच्छा खाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं गरीब परिवार छोटे से आम के बगीचे में बैठकर एंजॉय कर रहा होता है, पर बच्चों को छोटे से आम का बगीचा भी पसंद नहीं आता। ये लो बच्चों, कच्चे आम की कैरी खा लो। हमें नहीं खाना, इसे बागीचा कहते हो। यहाँ सिर्फ 4 आम के पेड़ हैं और उस पर भी आम नहीं। यहाँ भी धूप लग रही है। माँ, ये बच्चे इसी तरह नाटक करते रहेंगे। घर चलते हैं, कल से हम इन्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगे। नाराज राहुल भी आज अपने बच्चों को लेकर घर आ जाता है और पूरी रात विकास गहरी सोच में डूबता है और तभी उसे अपने दोस्त के आम के बगीचे का ख्याल आता है। बच्चों, सुबह 5 बजे उठ जाना और तैयार भी हो जाना। कल मैं तुम्हें उगता हुआ सूरज से लेकर डूबता हुआ सूरज दिखाऊंगा और इतना बड़ा आम का बगीचा दिखाऊंगा कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। पर वो बहुत दूर है तो तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा। हमें मंजूर है। जहां विकास अपने पूरे परिवार को कहीं दूर आम के बगीचे में ले जाना चाह रहा था, तो वहीं घर आकर राजू और रिंकी अपने घर वालों से कहते हैं, माँ देखो ना, समुद्र के पानी से तो मैं काली हो गई हूँ। मुझे नहीं जाना अब समुद्र के पानी में। हाँ माँ, बहुत गर्मी भी लगती है और धूप भी है। प्यास के मारे गला भी सूख जाता है। अब हम कहीं और चलते हैं पिकनिक मनाने। क्या खराबी है? वहाँ लोग बीच समंदर में वहाँ के पास बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। पता है कितना पसंद करते हैं ये सब। हम कल भी वहीं जाएंगे। सुन लो मेरी बात कान खोलकर। बच्चों के मना करने पर भी सूरज नहीं मानता और अगली सुबह 5 बजे विकास अपने पूरे परिवार के साथ हाथों में पूरी सब्जी, लस्सी, रायता लेकर पैदल पैदल खेत खेत आम के बगीचे जाने लगता है। सुबह 5 बजे, कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पापा, आप क्या हमें सुख अंकल के आम के बगीचे ले जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब वो आम का बगीचा हमारा ही है। कुछ ही देर में पूरा परिवार आम के बगीचे में पहुंच जाता है। आम का बगीचा काफी बड़ा था। वहां कुछ पेड़ों में पके आम थे तो कुछ पेड़ों में कच्चे आम। आम के बगीचे में पहुंचते ही बच्चों की नजर एक सुंदर से मोर पर पड़ती है। माँ, दादी वो देखो मोर। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे आम है, मैं इन्हें तोड़ लूं? जहां दोनों बच्चे बगीचे में आकर काफी खुश थे, तो वहीं पूरा परिवार एक चादर जमीन पर बिछाकर बैठ जाता है। अब बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं और उसे खाते हैं। तो वहीं आज भी अमीर परिवार समंदर के किनारे जाता है, जहां बच्चों को जरा भी मजा नहीं आता। चलो बच्चों, समुद्र में नहाते हैं। हमें नहीं नहाना, बहुत धूप लग रही है, पानी भी गर्म है। अरे एक बार तो जाओ बच्चों। बच्चों के मना करने पर भी सूरज दोनों बच्चों को पानी में ले जाता है, जहां रिंकी डूबने लगती है। ये देख निशा डर जाती है और भागती हुई अपने बच्ची को समंदर से बाहर निकाल कर लाती है और सभी घर वालों पर नाराज होती है। और कर लीजिए मनमानी, सही तो कह रहे हैं बच्चे, कितनी गर्मी है। रेत भी अब गर्म होने लगी है, चटाई पर भी बैठे तो भी गर्म लगता है। छाता भी किसी काम का नहीं, आते ही पानी खत्म हो जाता है, प्यास से गला सूखने लगता है। समुद्र का पानी कितना खारा है, हाथ पैर काले हो रहे हैं। और अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? निशा के सवालों का किसी के पास जवाब नहीं होता और वो लोग उदास घर आते हैं, जहां उनकी नजर एक बार फिर गरीब परिवार पर पड़ती है। और आज गरीब परिवार काफी खुश था। आज कितना मजा आया ना रिद्धि, राजू, पिंकी, तुम दोनों भी आ गए। क्या हुआ, तुम आज उदास हो? वैसे तुम्हें पता है आज तो हम आम के बगीचे में गए थे, बहुत सारे पत्थर मारकर आम भी तोड़े। देखो मैं तो कुछ पके आम भी लेकर आया हूँ। हमें तो बहुत मजा आया, हमने तो मोर भी देखा। चलो बच्चों, वरना अमीर लोग हमारी खुशी देखकर जल जाएंगे। पापा, हमें भी अब आम के बगीचे में जाना है, हमें भी मोर देखना है। गोलू, रिद्धि, हमें भी कल अपने साथ ले चलोगे? हाँ हाँ बच्चों, तुम भी कल हमारे साथ चलना।
विकास बच्चों की बात को मना नहीं कर पाता और अपने बच्चों की जिद पर अमीर परिवार को भी गरीब परिवार के साथ सुबह 5 बजे उठकर जाना पड़ता है। अब वे लोग जैसे ही आम के बगीचे में पहुंचते हैं, दोनों फैमिली एक साथ उगता हुआ सूरज देखते हैं। वहां मोर आकर नाचते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और ऐसे में शीतल और शोभा सबको ठंडी ठंडी लस्सी पिलाती है। तो वहीं बच्चे पेड़ से पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं और ये सारा नज़ारा अमीर परिवार को काफी अच्छा लगता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। माफ करना, हमने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुम हमारे बच्चों के कहने पर हमें यहाँ लेकर आई और इतना अच्छा नजारा दिखाया जो हम समुद्र के पास बैठकर भी नहीं देख सके। सच में प्राकृतिक नेचर ऐसा है जो मौसम के अनुसार ही देखा जाए तो अच्छा लगता है। गर्मियों में एसी, ठंडी हवा, आम का बगीचा, सब कितना अच्छा है। इस तरह उस दिन दोनों परिवार के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और वो लोग एक साथ ढलता हुआ सूरज देखते हैं और शाम को अपने घर आते हैं। और इसी तरह जब भी मौका मिलता, दोनों परिवार एक साथ छुट्टियां एंजॉय करने के लिए खेत पहुंच जाते थे।